नमस्कार। अपकमिंग टीजीटी और एचपीआरसी के एग्जाम के लिए जो है हमने एक अलग से नई सीरीज जो है वो स्टार्ट की है, जिसको अभ्यास एचपीआरसी कर जो है हमने नाम दिया है। उसी सीरीज का ये जो है वो 10th नंबर का पार्ट है और ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं वो एज पर न्यू सिलेबस, एज पर न्यू पैटर्न ही जो है हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। आपको आने वाले एग्जाम में जो है वो हेल्प मिल सके, इसलिए हर एक क्वेश्चन जो है वो डिटेल से यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। तो अभी हम डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए कि क्या पूछा गया है। सबसे पहले क्वेश्चन में बोलते हैं द परसेंटेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इन टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड एज पर 2011 सेंसस। तो बोलते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। अगर हम बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार कि 2011 की जब जनगणना हुई थी तो 2011 की जनगणना के अनुसार हमें क्या पता चलता है पॉपुलेशन के बारे में। हमें पता चलता है कि पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसमें से 17.5% जो कंट्रीब्यूशन रहता है वो भारत का रहता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो भारत की पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। वैसे तो आपको पता था कि चीन की पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज़्यादा थी, परंतु अभी जो है वो एक आंकड़े आए थे, उन आंकड़ों के अनुसार ये पता चला कि इंडिया ने जो है वो पॉपुलेशन के टर्म में जो है वो चाइना को भी जो है वो ओवरटेक कर लिया है और इंडिया जो है वो मोस्ट पॉपुलस कंट्री जो है वो पूरे वर्ल्ड की जो है वो बन चुकी है। अगर हम बात करते हैं मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज में तो इंडिया की जो पॉपुलेशन आती है अभी जो 2025 में आंकड़े आए थे उनके अनुसार, तो इंडिया की पॉपुलेशन 1.46 बिलियन पीपल जो है वो इंडिया की पॉपुलेशन है। चाइना जो है वो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, इन पॉपुलस कंट्री है। तो चाइना की जो पॉपुलेशन है वो 1.4 बिलियन ही इसकी जो है वो पॉपुलेशन है। अगर हम और भी आंकड़े यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि तीसरे नंबर पर कौन सी कंट्री है, तीसरे नंबर पर जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है तीसरे नंबर पर मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। उसके बाद इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, ब्राजील हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये जो है वो मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज में जो है वो आती हैं। अच्छा, पॉपुलेशन वाइज तो आपको पता चल गया। अब हम थोड़ा सा एरिया वाइज भी जो है वो आंकड़ा देख लेते हैं। अगर हम इन टर्म ऑफ एरिया बात करते हैं तो इंडिया का जो एरिया आता है वो आता है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये इंडिया का एरिया आता है और पूरे वर्ल्ड के एरिया का जो है, पूरे टोटल जियोग्राफिकल एरिया का जो है पूरे वर्ल्ड में ये 2.4% जो है वो बनता है। कितना? 2.4% ये पूरे वर्ल्ड के एरिया का जो है वो बनता है। अब पॉपुलेशन तो चेंज होती रहती है, ठीक है, परंतु ये जो एरिया है ये इतने इजीली चेंज नहीं होता। तो इंडिया का एरिया आपने ज़रूर ध्यान रखना है कि इंडिया का एरिया जो है वो टोटल कितना है और पूरे टोटल जियोग्राफिकल एरिया का ये कितना % जो है वो बनता है। यहाँ से इतना आपने ध्यान रख लिया, इतना काफ़ी है, एनफ है इतना, यहाँ से क्वेश्चन कवर डेफिनेटली हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, बोलते हैं विच कमेटीज रिकमेंडेशन आर बीइंग फॉलोड फॉर एस्टिमेटिंग पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। तो बोलते हैं कि भारत में गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए कौन सी समिति की सिफारिशों का पालन किया जा रहा है। तो भारत में बोलते हैं अगर हम गरीबी रेखा का बात करते हैं कि पॉवर्टी की जो एक एस्टिमेशन है उसमें जो पता लगाना है कि कौन गरीब है कौन नहीं है, तो उसके लिए जो है वो जो लखदावाला कमेटी है, लखदावाला कमेटी जो है ये पॉवर्टी एस्टिमेशन में जो है वो इस्तेमाल की जाती है, इसकी रिकमेंडेशन जो है वो इस्तेमाल की जाती है। अब लखदावाला कमेटी के बारे में जो है हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये लखदावाला कमेटी क्या है। इंडिया में अगर पहली बार जो है वो गरीबी का आकलन करने के लिए कोई कमेटी बनाई गई थी तो ये लखदावाला कमेटी ही थी। ये थी फर्स्ट एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी वाली कमेटी, ठीक है, फर्स्ट एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी वाली ये कमेटी थी। और ये कमेटी जो था वो कौन से ईयर में कॉन्स्टिट्यूट जो था वो की गई थी, तो इसका 1993 था। 1993 में ये कमेटी जो था वो बनाई गई थी। दूसरा ध्यान रखना है कि इसको चेयर कौन कर रहा था, किसकी अध्यक्षता में जो था ये बनाई गई थी। तो ये जो था वो प्रोफेसर DT लखदावाला की जो है वो अध्यक्षता में जो था वो बनाई गई थी। अब देखिए पॉवर्टी एस्टिमेशन को लेकर अलग अलग कमेटीज जो है वो आई। एक अलग कमेटी आई, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ये जो अलग कमेटी आई थी ये 1979 की कमेटी जो था वो थी। एक थी तेंदुलकर कमेटी जो बहुत बार HPSSC ने जो था वो पूछी है। तेंदुलकर कमेटी जो था वो कौन से ईयर की थी? तेंदुलकर कमेटी जो था वो 2009 में जो था वो बनाई गई थी। 2009 की कमेटी थी। एक रंगाराजन कमेटी थी, ठीक है, रंगाराजन कमेटी ध्यान रखना है कि कौन से ईयर की थी, ये 2014 की कमेटी थी। तो ये हमारे पास जो है वो अलग अलग कमेटीज जो हैं वो आती हैं। अब ये 4 कमेटीज जो हैं वो टोटल आती हैं जो हमने याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी लखदावाला कमेटी आपको पता चल गया कि ये जो है वो 2014 की कमेटी, 1993 की कमेटी है। अलगा कमेटी 1979 की है। तेंदुलकर 2009 की है। रंगाराजन कमेटी 2014 की है। इतना कमेटीज के बारे में क्लियर हुआ, इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, यहाँ से ही क्वेश्चन कवर हो जाएगा डेफिनेटली। आगे बोलते हैं द हड़प्पन साइट मंडा की बात की गई है। हड़प्पन साइट है वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो जब भी हमने हड़प्पन साइट्स के बारे में पढ़ा है तो इस तरह की एक नई साइट हमारे पास आज ये है। ये मंडा साइट जो है वो कहाँ पर आती है, कौन सी नदी के किनारे जो है वो आती है।
अब हड़प्पन साइट मंडा जो है ये चेनाब नदी के किनारे जो है वो आती है, ये आपने ध्यान रखना है। कहाँ पर आती है? चेनाब नदी, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर इसका होगा। अब ये बोलते हैं कौन से स्टेट में आती है, ऐसा भी तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये जो है वो जम्मू कश्मीर में जो है वो आती है, जम्मू कश्मीर स्टेट में जो है ये आती है। और देखिए जो हड़प्पन साइट्स आती हैं उसमें जो है वो सबसे पहले हड़प्पा के बारे में ध्यान रखना है। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे आता है, परंतु ये पाकिस्तान में जो है वो स्थित है, इंडिया में स्थित नहीं है। इसकी खोज इसकी खोज जो था वो दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी, 1921 में इसकी खोज जो था वो की गई थी। वैसे ही मोहनजोदड़ो आता है, ये सिंधु नदी के किनारे है, ये भी पाकिस्तान में ही स्थित है। और मोहनजोदड़ो की खोज जो था वो रखालदास बनर्जी के द्वारा 1922 में जो था वो की गई थी। कालीबंगा जो है वो राजस्थान में आता है, घग्गर नदी के किनारे जो है वो कालीबंगा जो है वो आता है। कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के किनारे आता है और कालीबंगा राजस्थान में जो है वो पड़ता है। वैसे ही जो है वो लोथल आता है, लोथल जो है वो गुजरात में आता है और लोथल भगवा नदी के किनारे जो है वो आता है। धौलावीरा आता है, धौलावीरा जो है वो गुजरात में आता है, गुजरात कच्छ में जो है, एग्जैक्टली गुजरात के कच्छ में जो है ये आता है। और वैसे ही जो है वो इन्हीं साइट्स में हम बनवाली साइट भी देखते हैं जो कि हरियाणा में आती है। हरियाणा में ये बनवाली साइट आती है, ये सरस्वती नदी के किनारे आती है, परंतु सरस्वती नदी का आपको पता है कि अब विलुप्त जो है वो एक तरह से जो है ये हो चुकी है। तो इस तरह से हम अलग अलग हड़प्पन साइट्स के बारे में जो है यहाँ से जानते हैं। अब आज की जो हड़प्पन साइट थी वो थी मंडा हड़प्पन साइट, और ये इंपॉर्टेंट साइट है, किताबों पर बहुत कम वर्णन इसका आपको देखने को मिलेगा, परंतु ध्यान रखना कि ये जो है वो चेनाब नदी के किनारे जो है वो स्थित है, जम्मू कश्मीर स्टेट में जो है ये आती है। क्योंकि स्टेट भी एग्जाम में पूछ जाता है तो स्टेट याद रखना जो है वो कंपलसरी है, ठीक है जी। स्टेट से क्वेश्चन पूछा जाए तो वो भी कवर होना चाहिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज आइलैंड ऑफ व्हील्स, तो बोलते हैं कि किसको जो है वो मोती के द्वीप, इनके जो जहाँ पर एक तरह से मोती के द्वीप कहा जाता है, ऐसा कौन सा आइलैंड है? बहरेन को जो है ये बोलते हैं, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। कई बार ना आइलैंड ऑफ पील कर ना ऐसे भी ईजल ऑफ पीरल भी बोल देते हैं इसको, ईजल ऑफ पीयल्स भी इसको बोल देते हैं। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अरे ये तो नई ही चीज़ आ गई, नहीं नई चीज़ नहीं है, ये वही बात है, एक ही बात है। अच्छा, आइलैंड ऑफ कॉन्टिनेंट किसको बोलते हैं? तो आइलैंड ऑफ कॉन्टिनेंट जो है वो ऑस्ट्रेलिया को जो है वो बोला जाता है। आइलैंड ऑफ क्लोव्स किसको बोलते हैं? आइलैंड ऑफ क्लोव्स जो है वो जांजीबार को बोलते हैं। किसको? यहाँ पे मैं लिख भी रहा हूँ, ये जांजीबार को जो है वो बोलते हैं। वैसे ही जो है वो जो सिटी ऑफ 7 हिल्स है वो किसको बोलते हैं? सिटी ऑफ 7 हिल्स जो है वो रोम को बोला जाता है। सिटी ऑफ स्मोक जो है वो किसको बोलते हैं? वो शिकागो को जो है वो बोलते हैं। फॉरबिडन सिटी जो है वो किसको बोला जाता है? फॉरबिडन सिटी के नाम से लहासा को जो है वो जानते हैं, लहासा तिब्बत जो है उसको जो है वो जानते हैं। गिफ्ट ऑफ नाइल जो है वो किसको बोलते हैं? गिफ्ट ऑफ नाइल जो है वो इजिप्ट को जो है वो बोलते हैं। और होली लैंड जो है वो किसको बोलते हैं? होली लैंड जो है पैलेस्टीन को जो है वो बोलते हैं। इंडिया में हमारे पास जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, नीलगिरी की पहाड़ियों को जो है वो ब्लू माउंटेन जो है वो बोला जाता है। और कोलकाता जो है ना उसको सिटी ऑफ पैलेसेस जो है वो बोला जाता है, सिटी ऑफ पैलेसेस जो है वो कोलकाता को बोला जाता है। कॉकपिट ऑफ यूरोप किसको बोलते हैं? यहाँ पर मैं लिखता भी हूँ कॉकपिट ऑफ यूरोप। तो कॉकपिट ऑफ यूरोप ध्यान रखना है कि ये बेल्जियम को जो है वो बोलते हैं। कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम को जो है वो बोला जाता है। और डार्क कॉन्टिनेंट किसको बोलते हैं? डार्क कॉन्टिनेंट जो है वो अफ्रीका को जो है वो बोलते हैं। इसको डार्क कॉन्टिनेंट जो है वो अफ्रीका को जो है वो बोला जाता है। तो ये हो गया हमारे पास इंपॉर्टेंट सिटीज़ के बारे में, उनके लिए जो एपिथेट इस्तेमाल किए जाते हैं उन एपिथेट्स के बारे में हो गया, ठीक है। आइलैंड ऑफ पिल्स हो गया, चाहे कोई सा भी हो गया, वो सारे आपने जो है वो ध्यान रखना है। इनकी एक प्रॉपर लिस्ट होनी चाहिए और हफ्ते में एटलीस्ट एक बार तो इनको रिवाइज करना ही करना है। मैंने कहा है कि इस सीरीज़ में रिवीजन भी साथ साथ में जो है वो चलेगा। जो चीज़ें हमने आज पढ़ी वो अगले एडिशन में रिवाइज हो जाएंगी, अगले एडिशन की चीज़ें जो हैं उससे अगले में ऐसे लिंक कर जो है वो चीज़ें होंगी। अगर आप H1 से लेकर स्टार्टिंग से लेकर मतलब देखते हैं सीरीज़ को तो डेफिनेटली आपको जो है फ़ायदा मिलने ही वाला है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बाईकैमरल लेजिस्लेशन। तो बोलते हैं कि कौन सा स्टेट ऐसा है इनमें से जिसकी बाईकैमरल जो है वो लेजिस्लेशन है, जिसका जो है वो द्विसदनीय विधायिका है। तो आपको पता होना चाहिए कि हर एक स्टेट के पास बाईकैमरल लेजिस्लेशन नहीं है। कुछ एक गिने चुने स्टेट हमारे पास हैं जहां पर जो है वो द्विसदनीय विधायिका है, यानी कि बाईकैमरल लेजिस्लेचर है। तो हमारे पास उड़ीसा स्टेट आता है, उड़ीसा स्टेट में बाईकैमरल लेजिस्लेशन नहीं है। केरल है, केरल में भी नहीं है। वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल में भी नहीं है। महाराष्ट्र स्टेट इनमें से ऐसा है जहां पर बाईकैमरल लेजिस्लेशन जो है वो आता है। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में जो है वो विधानसभा
और विधान परिषद, ये दोनों ही है यहाँ पर, तब इसको बाइकैमरल लेजिस्लेशन बोलते हैं। बाकी के जो स्टेट्स हैं वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको विधानसभा ही देखने को मिलेगी, तभी उनको जो है वो बाइकैमरल लेजिस्लेशन नहीं बोला जाता। तो अब ऐसे स्टेट्स जहाँ पर हमारे पास जो है वो इस तरह से जो है वो बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, वो कौन कौन से स्टेट हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश हो गया। आंध्र प्रदेश में जो है वो 50 सीटें जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो है वो आती हैं, विधान परिषद की यहाँ पर 50 सीटें आती हैं। वैसे ही जो है वो बिहार हो गया, बिहार में 75 सीट्स जो है वो आती हैं। कर्नाटक हो गया, कर्नाटक में भी 75 सीट्स आती हैं। महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र में 78 सीट्स जो है वो आती हैं। तेलंगाना हो गया, तेलंगाना में जो है 40 सीट्स जो है वो आती हैं। और उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश में जो है 100 सीटें जो है वो आती हैं। इनके पास विधानसभा तो है ही है, परंतु विधान परिषद इनके पास अलग से है। दूसरी बात यहाँ पर याद रखने वाली ये है कि उड़ीसा जैसे स्टेट है, जैसे उड़ीसा है ना, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विधानसभा ही है हमारे पास। तो उड़ीसा में जो है वो कितनी विधानसभा की सीटें जो है वो आती हैं, यहाँ पर 147 विधानसभा की सीटें जो है वो आती हैं। केरल हमारे पास हो गया, केरल की जो है वो 140 सीटें जो है वो टोटल विधानसभा की हैं। वेस्ट बंगाल हमारे पास हो गया, वेस्ट बंगाल ने डिमांड भी की थी कि हमें जो है वो विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो है वो बहुत बड़ा स्टेट है एक। तो विधानसभा की सीटें यहाँ पर 294 जो है वो आती हैं, और 294 सीटें यहाँ पर विधानसभा की आती हैं। विधान परिषद इनको अभी तक मिला ही नहीं है, तो जब वो मिलेगा तब उसकी बात होगी। फिलहाल हमारे पास यही जो है वो स्टेटस यहाँ का है। ठीक है जी, यही स्टेटस है हमारे पास यहाँ का, और यहाँ से पक्का एक ना एक क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बन ही जाता है। हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा है, और हिमाचल प्रदेश विधानसभा की जो है वो टोटल 68 सीटें जो है वो आती हैं। 68 सीटें विधानसभा की आती हैं। बाकी तो आपको पता है कि विधान परिषद हिमाचल में इसका कॉन्सेप्ट है ही नहीं। परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT एग्जाम के लिए, तो आप हमारे कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। आप HPRC के TGT एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और काफ़ी मेहनत भी उसके लिए कर रहे हैं, और चाहते हैं कि आपकी स्टडी को प्रॉपर शेप मिले, आप मेरिट में एक अच्छा रैंक ले सकें। जो कमियाँ पहले आपके एग्जाम्स में रही हैं, चाहे वो PGT के एग्ज़ाम हो गया जो क्लियर नहीं हो पाया किसी कारणवश, या फिर कोई और एग्ज़ाम था, आप चाहते हैं कि वैसी गलतियां ना हो और इम्प्रूव कर पाएँ, तो सफिशिएंट टाइम है आपके पास, और सफिशिएंट टाइम के साथ साथ जो है वो आपके पास ये जो है वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है। इसको अभी ज्वाइन कर लेंगे तो अच्छा रिवीजन आप कर पाएंगे, क्योंकि अभी ज्वाइन कर फ़ायदा ये होगा कि आप 2-3 बार टेस्ट सीरीज को अच्छे से रिवाइज भी कर सकते हैं, और रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने आपको बहुत बार कहा है कि लिमिटेड नंबर ऑफ सोर्सेज से पढ़िए, परंतु रिवीजन जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा रिवीजन कीजिए। अभी जो है वो आप अगर चाहते हैं कि आपकी स्टडी को प्रॉपर शेप मिले, आपको अपनी कमियों को एनालाइज करने का मौका मिले, तो टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन इसको कर लेना। क्वेश्चन देखिए आप अगला, बोलते हैं एट प्रेजेंट टाइम हाउ मेनी जोनल काउंसिल आर वर्किंग इन इंडिया। तो बोलते हैं कि प्रेजेंट टाइम में कितनी जोनल काउंसिल जो है वो इंडिया में जो है वो काम कर रही हैं। हाँ, जोनल काउंसिल का क्वेश्चन भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम जोनल काउंसिल की बात करते हैं कि प्रेजेंट टाइम में कितनी जोनल काउंसिल जो है यहाँ पर कार्यरत हैं, काम करती हैं, तो प्रेजेंट टाइम में देखिए 5 जोनल काउंसिल जो है वो इंडिया में है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। अगर हम जोनल काउंसिल की बात करते हैं तो जोनल काउंसिल किस तरह की है, जैसे कि एक नॉर्दर्न जोनल काउंसिल आती है, एक सेंट्रल जोनल काउंसिल आती है, एक ईस्टर्न जोनल काउंसिल आती है, एक वेस्टर्न जोनल काउंसिल आती है, और एक साउदर्न जोनल काउंसिल जो है वो आती है। ये 5 जोनल काउंसिल्स आती हैं, और इन 5 जोनल काउंसिल्स को ध्यान रखना है कि इनके अलग अलग हेडक्वार्टर भी बनाए गए हैं। जैसे कि जो नॉर्दर्न जोनल काउंसिल बनाई गई है उसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में बनाया गया है। जो सेंट्रल जोनल काउंसिल बनाई गई है उसका हेडक्वार्टर इलाहाबाद में जो है वो बनाया गया है। जो ईस्टर्न जोनल काउंसिल बनाई गई है, ईस्टर्न जोनल काउंसिल का हेडक्वार्टर कोलकाता में बनाया गया है। जो वेस्टर्न जोनल काउंसिल बनाई गई है इसका हेडक्वार्टर मुंबई में जो है वो बनाया गया है, और साउदर्न जोनल काउंसिल जो बनाई गई है इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में जो है वो बनाया गया है। अब इस तरह से 5 जोनल काउंसिल्स और 5 जोनल काउंसिल्स के हेडक्वार्टर अलग अलग बनाए गए हैं। अब इन 5 जोनल काउंसिल्स को जो है वो अलग अलग जो है वो मेंबर स्टेट भी दिए गए हैं। जैसे कि नॉर्दर्न जोनल काउंसिल में जो है वो हमारा हिमाचल प्रदेश आता है, इसमें जो है वो जम्मू कश्मीर आता है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, ये सारे जो है वो इस नॉर्दर्न जोनल काउंसिल में आते हैं। वैसे ही बाकी काउंसिल्स में जो है वो बांटे गए हैं। तब 5 के 5 जो है हम कवर यहाँ पर नहीं करेंगे, परंतु हाँ ये बात ज़रूर ध्यान रखना कि जोनल काउंसिल्स के बारे में जो अलग से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि ये जो बनाई गई थी ना, ये कैसे बनाई गई थी।
तो इनको एक एक्ट के तहत जो था वो बनाया गया था, ये था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ये ध्यान रखना है कि इनको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत जो था वो बनाया गया था, और ये एक्ट था 1956 का। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 का था, जिसके तहत जो था ये जोनल काउंसिल जो था वो बनाई गई थी, और 5 भागों में इनको डिवाइड किया गया था। 5 भागों में इनको डिवाइड किया गया था। इनके बारे में एक क्वेश्चन और बनता है कि जो 5 जोनल काउंसिल हैं, इनके जो है वो चेयरमैन कौन होते हैं। तो इनके चेयरमैन जो है वो होम मिनिस्टर जो है वो होते हैं। जो भी कंट्री के होम मिनिस्टर होंगे, जो भी इंडिया के होम मिनिस्टर हैं, वो जोनल काउंसिल के जो है वो हेड जो है वो चेयरमैन जो है वो होंगे। अब प्रेजेंट टाइम में होम मिनिस्टर कौन है वो आपको पता होना चाहिए, वो आप कमेंट कर भी बता सकते हैं अगर नहीं याद रहता तो। इजी है ये वाला कॉन्सेप्ट तो याद रखने के लिए। अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ प्लेनेट इज करेक्ट एज पर डिस्टेंस द इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम द अर्थ। तो बोलते हैं कि पृथ्वी से बढ़ते क्रम में आपको बताना है, बढ़ते क्रम के अनुसार जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह क्रम जो है वो सही है। अब पृथ्वी से डिस्टेंस बतानी है अलग अलग प्लेनेट्स की, और अलग अलग प्लेनेट्स की बतानी है वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बतानी है, बढ़ते क्रम में जो है वो बतानी है। तो एक बार हम जो है वो बनाते हैं अलग से प्लेनेट जो हमारे बनते हैं, किस तरह से बनते हैं। प्लेनेट में ना ऐसे यहाँ पर सूर्य जो है वो आता है, सन के बाद जो है वो हमारे पास एक मरकरी प्लेनेट हमें देखने को मिलता है, मरकरी के बाद जो है वो वीनस देखने को मिलता है, वीनस के बाद हमारे पास जो है वो हमारा अर्थ प्लेनेट जो है वो आता है, अर्थ के बाद जो है वो हमें मार्स ग्रह देखने को मिलता है, मार्स के बाद जो है वो जुपिटर देखने को मिलता है, जुपिटर के बाद सैचुरन आता है, सैचुरन के बाद यूरेनस आता है, यूरेनस के बाद जो है वो नेपच्यून ग्रह जो है वो आता है। तो इस तरह से प्लेनेट आते हैं। ये हमारा अर्थ जो आता है ना, अर्थ यहाँ पर सबसे पहले सन आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं अर्थ, तो अर्थ के एक और आता है वीनस, और एक और जो है वो आता है मार्स। तो ये इक्वल जैसी डिस्टेंस पर स्थित हैं, ठीक है। तो पहले होगा वीनस, फिर होगा मार्स, फिर उसके बाद यहाँ पर मरकरी हमें सबसे पहले देखने को मिलता है, और यहाँ पर हमें जुपिटर देखने को मिलता है। तो जहाँ पर भी ये ऑर्डर दिया गया होगा, जैसे सबसे पहले वीनस दिया गया होगा, फिर उसके बाद मार्स दिया गया होगा, और उसके बाद जो है वो मरकरी दिया गया होगा और जुपिटर दिया गया होगा, वही ऑर्डर सही हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर है। कई बार ना प्लेनेट्स को अरेंज करने के लिए भी कह देते हैं कि इनको अरेंज कीजिए। तो इस तरह से होता है, माई वेरी एजुकेटेड मदर just shows us 9. माई स्टैंड फॉर, एम स्टैंड फॉर मरकरी, और वी स्टैंड फॉर वीनस, ई स्टैंड फॉर अर्थ, एम स्टैंड फॉर मार्स, जे स्टैंड फॉर जुपिटर, एस स्टैंड फॉर सैचुरन, यू स्टैंड फॉर यूरेनस, एन स्टैंड फॉर नेपच्यून ध्यान रखना है। और अगर सूर्य से इनकी डिस्टेंस पूछ ली गई तो सूर्य से तो इस तरह से आ जाएगी प्रॉपर डिस्टेंस इनकी कि सूर्य से सबसे दूरी पर कौन सा ग्रह जो है वो स्थित है। सूर्य से सबसे दूरी पर जो है नेपच्यून ग्रह जो है वो आ जाएगा। पृथ्वी से सबसे दूरी पर कौन सा ग्रह स्थित है, वो भी नेपच्यून ही जो है वो आ जाएगा। नेपच्यून ही जो है वो इनसे सबसे दूरी पर जो है वो स्थित है। अच्छा, अर्थ का ट्विन यानी कि अर्थ का जुड़वां जो है वो किस ग्रह को बोलते हैं, तो वो वीनस को जो है वो बोला जाता है। वीनस को मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं, इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। बोलने के पीछे का रीजन ये है कि इसको नेक्ड आई से आप देख सकते हैं, सुबह शाम जो है वो इसको देखा भी जाता है कई बार, ठीक है जी। तो इस तरह से ये प्लेनेट्स हुए, प्लेनेट्स के बारे में आपने ध्यान रखा। और ये तो एनसीईआरटी का पता नहीं 5वीं 6वीं का ही कॉन्सेप्ट होगा ये बेसिक प्लेनेट्स के बारे में, तो ये तो कभी कभी क्वेश्चन गलत होना ही नहीं चाहिए। ऐसा क्वेश्चन पेपर में गलत होने का मतलब आप समझते हैं कि आप मेरिट में बहुत पीछे चले गए, 1 नंबर पीछे नहीं जाते, यहाँ से आप बहुत पीछे जो है वो चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। बोलते हैं इन 1956 मिनामाटा डिजीज वाज काउज्ड बाय विच टाइप ऑफ पॉल्यूशन। ये 1955 में एक नई डिजीज आती है जिसको मिनामाटा डिजीज जो है वो बोलते हैं। ये मिनामाटा डिजीज जो है वो बोलते हैं किस तरह के पॉल्यूशन से जो था वो होती थी। तो मिनामाटा डिजीज जो था वो ये होती थी वाटर पॉल्यूशन से। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। अब क्वेश्चन पूछने वाला ये भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहली बार ये मिनामाटा डिजीज का केस जो था वो कब जो था वो रिकॉर्ड किया गया था। तो पहली बार इस डिजीज का जो पहली बार इस रोग का जो है वो कोई केस आया था वो 1956 में जो था वो आया था। ये मिनामाटा डिजीज है जो कि वाटर पॉल्यूशन से जो है वो होती है, पानी का जो पॉल्यूशन होता है उससे जो है ये मिनामाटा डिजीज जो है वो होती है। अब देखिए जो मिनामाटा डिजीज है ना वाटर पोल्यूशन से जो होती है, परंतु ध्यान रखना है कि जो इंडस्ट्री से पोल्यूशन आता है, वाटर पोल्यूशन होगा कैसे। इंडस्ट्री से जो पोल्यूशन आता है ना, इंडस्ट्री का जो वेस्ट होता है वो पानी में जो है वो मिला दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है पानी में, जहाँ से पानी जो है वो पॉल्यूट हो जाता है। इतने तक बात सीमित नहीं रहती, कई बार कुछ एक इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं वहाँ पर मरकरी जो है वो मरकरी जो एक तरह से आप कहेंगे कि मोस्ट
पॉल्यूटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो माना जाता है। मरकरी जो है होता है वो वेस्ट हो जाता है और उसको जो है वो पानी में छोड़ दिया जाता है। जब मरकरी को पानी में छोड़ा जाता है ना, तब जाकर ये जो है वो मीनामाटा डिजीज जो है वो होती है, तब जाकर ये मीनामाटा डिजीज होती है। हमारे पास ना इंपॉर्टेंट मेटल्स की एक लिस्ट है जो हमने पिछली बार भी रिवाइज की थी, इस बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। बोलते हैं कि कौन सी मेटल ऐसी है जो रूम टेम्परेचर पर जो है वो लिक्विड रहती है, वो मरकरी मेटल है। बोलते हैं लाइटेस्ट सबसे हल्की मेटल जो है वो कौन है, वो लिथियम मेटल है। बोलते हैं कौन सी मेटल एयरक्राफ्ट की बॉडीज बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, वो एल्यूमिनियम मेटल जो है वो है। बोलते हैं कौन सी सबसे डक्टाइल मेटल है, विच इज मोस्ट डक्टाइल मेटल, जो कि सबसे लचीली है, तो वो गोल्ड है। गोल्ड लचीला इस तरह से देखा होगा आपने कि गोल्ड के जो है वो आभूषण बनाए जाते हैं, तभी इसके आभूषण बनाए जाते हैं क्योंकि ये मोस्ट डक्टाइल मेटल जो है वो होती है। इसको पीट पीट कर आप जितना मर्जी जो है वो फैला दीजिए तो इसके आभूषण इस तरह से इजीली बन जाते हैं। आगे बोलते हैं विच मेटल इज यूज्ड इन थर्मोमीटर, थर्मोमीटर में जो है वो मरकरी इस्तेमाल होता है। विच मेटल इज यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन के लिए जिंक मेटल इस्तेमाल होती है। बोलते हैं विच मेटल इज यूज्ड इन डेंटल फिलिंग, डेंटल फिलिंग में जो है वो सिल्वर एमलगम जो है वो यूज होता है। आगे बोलते हैं विच मेटल इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये सिल्वर ही बेस्ट कंडक्टर है। आगे बोलते हैं एसेंशियल फॉर ब्लड मेटल कौन सी है, तो ब्लड के लिए एसेंशियल जो है वो ब्लड फॉर्मेशन के लिए आयरन जो है वो इंपॉर्टेंट मानी जाती है मेटल। आगे बोलते हैं विच मेटल इज फाउंड इन क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में जो है वो मैग्नीशियम मेटल जो है वो पाई जाती है। नेक्स्ट में बोलते हैं विच मेटल इज स्टोर्ड इन कैरोसिन, तो कैरोसिन में जो है वो पोटाशियम और सोडियम को जो है वो स्टोर किया जाता है। विच मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग वायर्स, तो जो तारें बनती हैं वो आमतौर पर कॉपर की बनाई जाती हैं। आगे बोलते हैं विच मेटल इज मिक्स्ड विद टिन टू मेक ब्रॉन्ज, तो ब्रॉन्ज बनाने के लिए कॉपर और टिन को मिक्स किया जाता है तब ये बनता है। आगे बोलते हैं विच मेटल इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर, तो न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो यूरेनियम ऑप्शन इसका होगा, यूरेनियम जो है वो यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। और बोलते हैं विच मेटल इज यूज्ड एज अ शील्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर, तो लेड जो है वो शील्ड एज अ शील्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से आपने इंपॉर्टेंट मेटल जो है वो ध्यान रखनी है। इंपॉर्टेंट मेटल्स के बारे में आपने जान लिया अच्छे से। अगला क्वेश्चन जो है हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। बोलते हैं मैच द आइटम गिवन इन कॉलम ए एंड कॉलम बी, कॉलम ए और कॉलम बी में जो है वो कुछ एक आइटम्स दी गई हैं, उनको जो है वो आपने मैच करना है। कॉलम ए में जो है वो फ्रॉग दिया गया है, लीव्स यानी कि पत्तियां दिया गया है, अर्थ फॉर्म जो है वो दिया गया है। इनका संबंध बताना है किससे है। जैसे कि फ्रॉग की मैं बात करूं तो फ्रॉग जो सांस लेने के लिए इस्तेमाल करता है वो लंग्स का और अपनी स्किन का इस्तेमाल जो है वो करता है, तो पहले को जो है वो आप तीसरे के साथ जो है वो मैच कर देंगे। फिर आपके पास दूसरा है, दूसरा जो है वो लीव्स हो जाएगा स्टोमेटा के साथ। किस तरह से ये स्टोमेटा के साथ होगा वो भी हम जानते हैं आगे। और अर्थवर्म जो है वो स्किन के साथ ही रहेगा अकेला और अकेला, तो तीसरे का जो है वो पहला हो जाएगा। तो तीसरा दूसरा पहला, इस तरह से देखिए कोई कॉम्बिनेशन है, पहला ही कॉम्बिनेशन हमारे पास बिल्कुल सही इसका हो जाएगा। अच्छा, किस तरह से है ये जो स्टोमेटा होता है ये लीव्स में जो है वो होता है। लीव्स में आपने देखे होंगे छोटे छोटे पोर जो हैं वो होते हैं। छोटे छोटे पोर जो होते हैं वो लीव्स के लिए जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी भी प्लांट की जो लाइफ होती है वो इन्हीं के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। ये इनके बीच में जो है वो गैस को रेगुलेट करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, वाटर की जो ट्रांसपिरेशन होती है उसको जो है मेंटेन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मेंटेन करते हैं। ये जो स्टोमेटा होता है ये सारी चीज़ें जो है वो पेड़ पौधों में जो है वो करता है। तो लीव्स के साथ ये जुड़ा होता है। और अर्थवर्म तो पता है स्किन से जो है वो सांस लेते हैं, तो इसलिए अर्थवर्म जो है स्किन के साथ जुड़ा हुआ है। फ्रॉग का आपको पता चल गया, लंग्स, आमतौर पर लंग्स से ये जो है वो सांस लेते हैं, तो यहाँ से ये ध्यान रखना था। आगे बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ एक स्टेटमेंट्स हमारे पास दी गई हैं। बोलते हैं इंडिया लाइज इन नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर, की इंडिया जो है भारत जो है वो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आगे बोलते हैं वेस्टर्न घाट आर ऑल्सो नोन एज साइद्री हिल्स, की वेस्टर्न घाट को जो है वो साइद्री हिल्स भी बोला जाता है। और आगे बोलते हैं हिमालयज आर एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन, की हिमालयज जो है वो ब्लॉक माउंटेन का जो है वो एग्जाम्पल है। हम पहली ही स्टेटमेंट से एनालाइज जो है वो करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली स्टेटमेंट में बोला गया है कि इंडिया लाइज इन नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर, तो ये बात बिल्कुल सही यहाँ पर बोली गई है। भारत जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ही जो है वो लाई करते हैं और उसके बारे में आगे हम डिटेल से भी पढ़ेंगे। आगे बोलते हैं द वेस्टर्न घाट आर ऑल्सो नोन एज साइद्री हिल्स, तो वेस्टर्न घाट को जो है वो साइद्री हिल्स भी बोला जाता है। पश्चिमी घाट को साइद्री पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। ये बात भी बिल्कुल सही है, दूसरी स्टेटमेंट भी सही है। और आगे बोलते हैं हिमालयज आर एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन, देखो हिमालय जो है वो ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण नहीं है। हिमालय जो है वो फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल जो है वो आता है। किसका? फोल्ड माउंटेन का ये एग्जाम्पल जो है वो आता है। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पहली दूसरी स्टेटमेंट जो है वो सही है। अब थोड़ा डिटेल से देखते हैं। देखो इंडिया का जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है वो कितना है,
इसका लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ की ओर है, और लॉन्गिट्यूड इसका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट की ओर जो है वो है। और इंडिया बोलते हैं, इंडिया को जो लैटिट्यूडली ये जो लाई करता है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में करता है, और हाफ ऑफ दी अर्थ जो कि नॉर्थ ऑफ इक्वेटर में आती है वो 0 डिग्री में लाई करती है। और इंडिया जो है वो लॉन्गिट्यूडली जो है, लैटिट्यूडली ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, लॉन्गिट्यूडली ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। तभी तो हमने ऊपर पढ़ा कि इंडिया जो है नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में जो है वो आता है। तो इस तरह से जो है ये आता है। और हिमालय की बात कर रहे थे तो हिमालय फोल्ड माउंटेन्स में जो है वो आता है, ब्लॉक माउंटेन्स में जो है ये नहीं आता। अच्छा, ब्लॉक माउंटेन्स में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं? ब्लॉक माउंटेन में हमारे पास जो अरावली की पहाड़ियां हैं वो हमें देखने को मिल जाती हैं। जो साइद्री हम पढ़ रहे थे ये भी ब्लॉक माउंटेन्स में ही आता है। नीलगिरी की पहाड़ियां ब्लॉक माउंटेन्स में जो है वो आती हैं। तो इस तरह की पहाड़ियां ब्लॉक माउंटेन्स में जो है वो आती हैं, और जो हमारा फोल्ड माउंटेन है उसमें हमारे हिमालय जो है वो आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन स्टिंगिंग हेयर और नीटल लीव्स। तो बोलते हैं जो बिच्छू बूटी या फिर बिछुआ होता है उसकी पत्तियों में जो चुभने वाले बाल होते हैं उनमें कौन सा अम्ल जो है वो पाया जाता है, उनमें कौन सा एसिड जो है वो पाया जाता है। ये एसिड आपने बताना है कि ये एसिड जो है वो कौन सा इनमें पाया जाता है। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपने कमेंट कर अपना आंसर बताना है। पिछला जो H9 एडिशन था उसमें पहला ही क्वेश्चन ये डिस्कस हुआ था। हाँ, टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें ना। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।